Hello everybody, my name is Kanika and welcome to my YouTube channel. So today we will study about the two main fiber crops which is cotton and jute. So first of all, let's talk about cotton. So this is a very important crop for exam purpose. सो चलिए देखेंगे, मैं सारे मेन टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आप कॉटन का प्लांट देख लीजिए, उसका वो कैसा दिखता है, उसके लीव्स कैसे दिखते हैं, उसमें बॉल फॉर्मेशन कैसी दिखती है, उसमें फ्लावरिंग कैसे दिखती है। सो दिस इज हाउ इट्स लीव्स लुक लाइक। दिस इज हाउ इट्स लीव्स लुक लाइक। दिस इज द फ्लावरिंग, light yellowish color of flower. This is the ball formation. This is the ball formation, and this is how cotton looks like. Here the ball is ready to harvest. When the cotton just fluffed on the ball, then cotton is ready to harvest. So let's move on. Here we will study about the main topic or main points of cotton. So first of all, cotton is scientifically known as Gossypium species. ठीक है, तो अब स्पीशीज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी चार स्पीशीज हैं जो मेन हैं। तो फर्स्ट है गॉसिपियम, को मैं जी ही लिख रही हूँ, आप समझ जाना, गॉसिपियम आर्बोरियम। ठीक है, सेकंड इज गॉसिपियम हर्बेशियम, थर्ड इज गॉसिपियम हिरसुतम, एंड फोर्थ इज गॉसिपियम बार्बाडेंस, बार्बाडेंस। ठीक है, ये चार स्पीसीज आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इसमें से ये जो दो है, ये है देसी कॉटन की स्पीशीज, आर्बोरियम एंड हर्बेशियम। ठीक है, और ये जो है ये है अमेरिकन कॉटन। ठीक है, ये अमेरिकन कॉटन है। अब दो अलग अलग हैं तो इनमें इनके क्रोमोसोम नंबर्स भी अलग होते हैं। देसी कॉटन का जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 26, एंड अमेरिकन कॉटन का जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 52। 26 का डबल करोगे सो इट विल बी 52, ऐसे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, अब देसी को आप इंडियन कॉटन भी बोल सकते हो। ठीक है, देसी को आप इंडियन कॉटन भी बोल सकते हो। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि जो इंडियन कॉटन है ना, जो इंडियन कॉटन है आर्बोरियम और हर्बेशियम, इसका जो सीड रेट होता है वो होता है लगभग 10 to 12 kgs पर हेक्टेयर। ठीक है, जो जिनिंग परसेंट, ये मैं बता रही हूँ आपको इंडियन वाले का। ठीक है, ये याद रखना, ये इंडियन वाले का बता रही हूँ मैं आपको। सो 10 to 12 kgs पर हेक्टेयर इसका सीड रेट है। इसकी जिनिंग परसेंटेज बता रही हूँ। जिनिंग परसेंटेज मतलब जिनिंग परसेंटेज है कितना लिंट निकलता है उस कॉटन सीड में से, दैट इज जिनिंग परसेंटेज। तो इट इज अबाउट 36 to 42%। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑयल कंटेंट इट इज 26%। ठीक है, ये आ गया इंडियन। अब हम पढ़ेंगे अमेरिकन के बारे में। सो अमेरिकन में क्या है, अमेरिकन का जो सीड रेट है दैट इज बिट मोर देन द इंडियन, दैट इज 18 to 20 kgs पर हेक्टेयर। ठीक है, बट इसमें जो आपका जिनिंग परसेंटेज है दैट इज लेसर देन द इंडियन, दैट इज 28 to 32%। उसमें था 36 to 42, बट इसमें है 28 to 32। और इसमें जो ऑयल कंटेंट है वो भी कम है। ठीक है, ऑयल कंटेंट भी इसमें कम है, कितना, 18%। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि सीड रेट जो है इंडियन और अमेरिकन में कितना है। तो अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक कि अ, अगर बात करें हम लोग स्पेसिंग की। ठीक है, तो स्पेसिंग में आपका सबसे पहले आया देसी कॉटन, जो है इंडियन कॉटन की दोनों वेराइटीज को मैं बोल रही हूँ। तो उसका जो है देसी का वो स्पेसिंग जो है दैट इज 16 to 15 सेंटीमीटर्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट द अमेरिकन कॉटन तो उसका है 60 to 30 सेंटीमीटर्स। ऑब्वियसली देखो अमेरिकन कॉटन जो है उसका सब कुछ ज्यादा होएगा। ठीक है, एक्सेप्ट जिनिंग एंड
ऑयल कंटेंट, ठीक है, मतलब उसमें सीड भी ज्यादा लग रहा है, आपका स्पेसिंग भी उसमें ज्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है, जिनिंग परसेंटेज कम है, आपका ऑयल कंटेंट भी देसी से कम है, तो इन शॉर्ट आपका जो देसी कॉटन है दैट इज बेटर, ठीक है। अब इसके बाद एक हाइब्रिड भी आता है, हाइब्रिड कॉटन, ठीक है, हाइब्रिड की स्पेसिंग आप रखते हो 100 into 60 सेंटीमीटर्स। एंड इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है अल्ट्रा नैरो रो कॉटन, अल्ट्रा नैरो रो, ये आया था यूएसए से, यू से याद रख लेना, अल्ट्रा नैरो रो यूएसए। और इसका जो स्पेसिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 into 19 सेंटीमीटर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट ही है, बट स्टिल ये ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब आपका आता है कि सोइंग टाइम, अगर कहीं पे आपकी इरिगेटेड कंडीशन है, मीन्स जहाँ पे आपको इरिगेशन करवानी पड़ती है, तो वहां पे आप लगा देते हो इसको अप्रैल मई में, ठीक है, जहाँ पे आप इरिगेशन के सोर्सेज हैं। और जहाँ पे नॉन इरिगेटेड कंडीशंस है, मतलब रेन फेड कंडीशंस है, वहां पे आप लगाओगे इसको थोड़ा सा लेट, दैट इज इन जून जुलाई, क्योंकि इस टाइम पे बारिशें होती हैं, इस टाइम पे मॉनसून आता है। और अगर आपको इरिगेशन देनी है वो आप कभी भी दे सकते हो, तो उसको आप थोड़ा पहले लगा देते हो, दैट इज इन अप्रैल मई। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आप लगाते हो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई में, ठीक है, मई याद रख लो, मई में लगाते हो, ज्यादातर आप एक डेट याद रख लो तो आपको सब याद रह जाएगा। अगर आप अप्रैल में याद रख लेते हो कि भाई इरिगेटेड कंडीशन है तो अप्रैल मई में लगेगा, ठीक है, अगर रेन फेड कंडीशन है तो जून जुलाई में लगेगा, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो मई में लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखने वाली ऐसे हैं, मतलब एक चीज याद रख लोगे आपको सारा ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने स्पीशीज के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक चीजें। क्रोमोसोम नंबर भी मैंने बता दिया था। सो कॉटन का जो ओरिजिन हुआ था आपका, वो हुआ था इंडिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसको व्हाइट गोल्ड भी बोलते हो आप, नाम से ही पता चल रहा है, व्हाइट मीन्स व्हाइट कलर का कॉटन है, और गोल्ड मीन्स कि दिस इज कैश, दिस इज अ कैश क्रॉप एज वेल, बिकॉज इससे मोटा पैसा आता है, ठीक है, जिनिंग के बाद। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। ये किंग भी है आपका अप्रेजल फाइबर्स का, ठीक है, या फाइबर क्रॉप्स का भी आप बोल सकते हो कि किंग है ये, ठीक है। अब अगर आपको कॉटन की लेंथ देखनी है, कॉटन की लेंथ कितनी है, तो वो किससे देखोगे, एक इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज एयर येलो मीटर, उससे आप देखते हो कॉटन की लेंथ, ठीक है। ये फैकल्टेटिव शॉर्ट डे प्लांट है, मीन्स फैकल्टेटिव शॉर्ट डे। अब शॉर्ट डे और लॉन्ग डे तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन फैकल्टेटिव शॉर्ट डे क्या होता है? फैकल्टेटिव शॉर्ट डे होता है जिसमें अगर शॉर्ट डे है तो वो फ्लावरिंग करेगा, लेकिन अगर लॉन्ग डे और न्यूट्रल कंडीशंस भी हैं तब भी वो फ्लावरिंग कर जाता है, उस पर कोई ऐसे बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फैकल्टेटिव शॉर्ट डे। अच्छा, कॉटन की जो फैमिली है दैट इज मालवेसी। अभी तक हमने जितने भी पढ़े, राइस, व्हीट, सोरगम, मेज, बार्ले, पर्ल मिलेट, इन सब की फैमिली थी ग्रामिनी पोएसी, लेकिन अभी कॉटन एक ऐसा आया है जिसका फैमिली है मालवेसी, और मालवेसी भिंडी की भी फैमिली होती है जिसको आप ओकरा भी कहते हैं। अच्छा, एक और चीज एक्सेप्शन आ गई अभी, इसका जो जर्मिनेशन टाइप है दैट इज एपीजियल। अभी तक जो पीछे क्रॉप्स पड़ी उनका था हाइपोजियल, इसका है एपीजियल, मींस कॉटिलेडन जो है वो सॉइल सरफेस के ऊपर डेवलप करेंगे। जैसे ये मान लो ये कॉटिलेडन आ गया आपका, ये ऐसे कॉटिलेडन आ गया, तो ये सॉइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस है, ठीक है, ये आपका सॉइल सरफेस आ गया, तो इस सॉइल सरफेस के ऊपर कॉटिलेडन अगर बनेंगे दैट इज एपीजियल जर्मिनेशन। अब आता है आपका ऑयल कंटेंट कितना है कॉटन सीड में, इट इज 15 to 25%। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका कॉटन सीड केक। मैंने आगे इमेज लगा रखी है, आपको समझ में आ जाएगा कॉटन सीड केक क्या होता है, लेकिन इसमें जरूरी है पढ़ना आपको एनपीके। तो एनपीके कितना है, नाइट्रोजन है 6.5%, फॉस्फोरस आपका 3%, एंड पोटाशियम इज 2%, ठीक है। अब
मेन पॉलिनेटर्स कौन है आपके कॉटन में? दैट आर हनी बीज। ठीक है, हनी बीज आर द मेन पॉलिनेटर्स ऑफ कॉटन। इसके बाद में आपका जो इसमें ब्रांचेस आती हैं, दो तरह की ब्रांचेस आती हैं, एक होती है मोनोपोडियल, ठीक है, एक होती है सिम्पोडियल। तो मोनोपोडियल कौन सी ब्रांचेस होंगी? ज्यादा लेटरल ब्रांचेस जिनको बोलते हैं, लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, लेटरल ब्रांचेस मींस वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सिम्पोडियल, दे आर द फ्रूटिंग ब्रांचेस जिस पे फ्रूट लगता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। इसके बाद एक टर्म जो अभी मैंने आपको पीछे इमेज में भी बताई थी कॉटन के प्लांट में, ठीक है, जिसको बोला था बॉल। ठीक है, तो वो जो बॉल था वो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। आपने फ्लेयर ऑफ स्क्वायर सुना होगा। तो स्क्वायर इज द अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बड इन कॉटन। ठीक है, देन इफ वी टॉक अबाउट द मेच्योरिटी, हमने यहाँ पे एक एयर येलोमीटर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि कॉटन के लेंथ का जो लेंथ है वो किससे मेजर होता है? एयर येलोमीटर से। और एयर येलोमीटर ही उस कॉटन का मेच्योरिटी भी बताता है कि अभी ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है या फाइबर रेडी है। तो ये भी एयर येलोमीटर ही बताता है। इसके बाद आता है आपका स्टेपल लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है कि स्टेपल लेंथ जो है कॉटन फाइबर की, स्टेपल लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर फॉर डिफरेंट ग्रेड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम शॉर्ट स्टेपल ग्रेड। शॉर्ट स्टेपल ग्रेड इसकी रहती है अराउंड लेस देन 20 mm। ठीक है, शॉर्ट स्टेपल के बाद आपका आता है मीडियम स्टेपल ग्रेड। ग्रेड्स हैं ये, डिफरेंट साइजेस जिसको बोल सकते हैं, या डिफरेंट लेंथ, लेंथ बोलेंगे जिसको। ठीक है, 20 mm से अगर कम है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट स्टेपल ग्रेड है। मीडियम का आता है 20 से लेके 24 mm तक। ठीक है, इसके बाद एक सुपीरियर मीडियम आता है, सुपीरियर मीडियम। ठीक है, उसका आपका लेंथ आएगा 24 to 27 mm। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका लॉन्ग स्टेपल ग्रेड, उसका आएगा 27 to 32 देन आएगा आपका सुपीरियर लॉन्ग। इसमें ये एक टर्म्स है सुपीरियर वाली, याद रखना, सुपीरियर लॉन्ग। तो इसका आ जाएगा 32 to 35। और फिर आता है आपका एक्स्ट्रा लॉन्ग, उसका आएगा मोर देन 35 और अप टू इट कैन बी 60 mm। ठीक है, तो ये बेसिक है। आपके जो देसी कॉटन है ना, आर्बोरियम और हर्बेशियम, उनका स्टेपल लेंथ जो है लगभग 20 mm से कम ही होता है। और जो अमेरिकन कॉटन है आपकी, जो हिरसुतम है, उसका 20 to 30 रहता है। और जो आपका ये है बारबाडेंस, इसका होता है 35 to 60। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो आपका बारबाडेंस है उसका मैक्सिमम स्टेपल लेंथ है। मीडियम वाला जो है वो आपका ये आ जाता है हिरसोतम। और जो दो हैं आर्बोरियम और हर्बेशियम देसी कॉटन, उसका जो 20 से कम ही रहता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट आता है कि केमिकल डीलिंटिंग होती है इसमें। डीलिंटिंग क्या होता है? लिंट क्या होता है? लिंट तो होता है रेशा, जो कॉटन के ऊपर, सीड के ऊपर रेशा है। ठीक है, तो उस रेशे को जब आप हटाते हो सीड से, उसको बोलते हैं डीलिंटिंग। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, इसको यूज करते हो आप डीलिंटिंग के लिए। कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, ये सॉल्ट को टॉलरेट कर लेती है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग। मैंने आपको इसके क्रोमोसोम नंबर बता दिए ना? हाँ, बता दिया मैंने इसको आपके। अच्छा, अब कॉटन जो है ना, इसको आपको जो चाहिए, एक तो ये ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, अप टू 43 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर इसको चाहिए 16 डिग्री। तो ऐसे याद रख लो, 16 to 43 इसका एवरेज
टेम्परेचर है। 16 डिग्री जो चाहिए होता है ना वो जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है इसको, और 43 जो है ना वो मतलब ये है कि वो हाईएस्ट टेम्परेचर अप टू विच कॉटन कैन सर्वाइव, 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आपने एक टर्म पढ़ी होगी, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो कॉटन है वो उसके लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल, वर्टिसोल भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब ये वैसे सभी सॉइल्स में लग जाती है, लेकिन इसके लिए सैंडी सॉइल्स अच्छी नहीं है, जहाँ पे पानी भर जाता हो जिन सॉइल पे, वो सॉइल्स भी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चलेंगे, मैंने आपको स्पेसिंग भी बता दिया था, 60x15 था आपका देसी का, अमेरिकन का था 60x30, देन हाइब्रिड का था 100x60, एंड अल्ट्रा नैरो रो का था 19x19 सेंटीमीटर्स। मैंने आपको सोइंग टाइम भी बता दिया है। अब बताएंगे क्रिटिकल स्टेजेस। तो क्रिटिकल स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। क्रिटिकल स्टेजेस क्या है कॉटन की? सबसे पहले तो जिनिंग स्टेज। जिनिंग परसेंटेज कितनी है कॉटन के? अराउंड 33% है जनरली अगर बात करें। जनरल रेंज है आपकी 33। और जिनिंग होता क्या है? सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड। ठीक है। उस सीड में से आप कॉटन को निकाल रहे हो, वो होती है जिनिंग। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका टॉपिंग और निपिंग। ठीक है। टॉपिंग एंड निपिंग, वन ऑफ द सेम टर्म्स। निपिंग और टॉपिंग आप 80 to 90 डेज के बाद करते हो सोइंग के। ठीक है। टॉपिंग होता है क्या है कि जो टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट है, कोई भी प्लांट है उसका ये सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है, दैट इज द टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट। तो जब आप इसी को रिमूव कर देते हो, ठीक है, इसी को रिमूव कर देते हो हर एक प्लांट के, कब, कितनी हाइट तक, 1 to 1.2 मीटर्स की हाइट का जब प्लांट हो जाता है, तो ऊपर से उसके जो टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट होता है उसको रिमूव कर देते हो। ताकि क्यों? क्योंकि सिम्पोडियल ब्रांचेस जो हैं, मतलब सिम्पोडियल ब्रांचेस मैंने बताई जिनमें फ्रूटिंग होती है, ताकि इनकी ग्रोथ हो सके। ठीक है। और जो बॉल है ना वो डेवलप हो पाए, कॉटन का बॉल जो है वो डेवलप हो पाए, इसीलिए इसको कट कर देते हैं, ताकि जो एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट फ्लो, वाटर फ्लो, सारा वो सिम्पोडियल ब्रांचेस की ओर जाए। ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉपिंग। ठीक है। देन आपका एक बीटी कॉटन आता है। व्हाट इज बीटी कॉटन? बीटी का जो एब्रीविएशन है दैट इज बेसिलस thuringiensis। ठीक है। तो ये क्या है? एक सॉइल बैक्टीरियम है, सॉइल में रहने वाला एक बैक्टीरिया है। ठीक है। ये ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कि इंसेक्ट के लार्वा के लिए लीथल होते हैं। और कौन से इंसेक्ट्स? जो कि बॉलवॉर्म्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। सो बेसिलस thuringiensis क्या है? एक सॉइल बैक्टीरियम है। ठीक है। ये ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कि लीथल होता है, किसके लिए? ऐसे इंसेक्ट्स के लिए जो कि अफेक्ट करते हैं बॉलवॉर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है। तो अब है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। यही एक ऐसी क्रॉप है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने अप्रूवल दिया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है। कब आया था ये? 2002 में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसको अप्रेजल कमेटी भी बोल देते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ वेराइटीज के बारे में। तो इसकी दो तरह की वेराइटीज हैं, एक है इंट्रा स्पेसिफिक और एक है इंटर स्पेसिफिक। ठीक है। इंट्रा और इंटर। तो इंट्रा में आपकी आती है, एक है H4 वेराइटी। ठीक है। आपकी सविता याद रखना, सूर्या याद रखना। सूर्या आपकी हाइब्रिड वेराइटी है, ये भी याद रखना। H4, सूर्या, सविता। ठीक है। ये है आपकी इंट्रा स्पेसिफिक। और अब आके इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में एक वैरायटी हमेशा याद रखना, दैट इज वारालक्ष्मी। ठीक है। एक इसमें आपकी आती है
HB 224, ये वेराइटीज है कुछ, ठीक है। एक आती है DCH32, ये भी हाइब्रिड है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि एक इसमें आता है तिरक बॉल। तिरक बॉल होता है कि जब वो बॉल अच्छे से ओपन नहीं करता है। तिरक मीन्स क्या, अगर तिरक मीन्स कि क्रैक, ऐसे याद रख लो, क्रैक, ठीक है। तो अगर आपकी सॉइल जो है वो सुटेबल नहीं है कॉटन के लिए, तो उसका जो बॉल है उसमें क्रैक आ जाता है, तिरक हो जाती है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, अच्छे से ओपन नहीं हो पाता। अगर नाइट्रोजन कंटेंट आपका सॉइल में कम है, ठीक है, अगर आपके टैनिन्स जो हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं सॉइल में फ्लावरिंग के टाइम पे या बॉल फॉर्मेशन के टाइम पे, तो इसीलिए तिरक बॉल होती है। इसके बाद एक आता है आपका, ये मैंने आपको बता दिया, तिरक बॉल, ठीक है, अच्छे से। बैड ओपनिंग ऑफ द बोल, दैट इज नोन एज तिरक बोल। किस किस की वजह से बताया मैंने, नाइट्रोजन के कंटेंट के इंक्रीज कर जाने की वजह से, टेनिन कंटेंट के इंक्रीज कर जाने की वजह से, सॉरी, नाइट्रोजन कंटेंट जब डिक्रीज कर जाता है और टेनिन कंटेंट जब इंक्रीज करता है, या फिर सॉइल आपकी परफेक्ट नहीं है, तो तिरक बॉल होती है। इसके बाद आता है आपका नेपीनेस। सो व्हाट इज नेपीनेस, क्या होता है कि जो फाइबर होता है ना, उसका जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है जब, ठीक है, कहीं से मोटा है फाइबर, कहीं से पतला है, उसमें गांठें बनी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं नेपीनस, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ग्रेड है ना वो गिर जाता है, उसकी लेंथ कम हो जाएगी ऑब्वियसली। अब कॉटन में कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, कुछ इंसेक्ट पेस्ट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके इंसेक्ट पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉटन की, ठीक है। तो सबसे पहले कॉटन में एक आपका आता है एंथ्रेक्नोज, यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे एंथ्रेक्नोज आता है इसमें, ठीक है। एक आती है आपकी वेस्कुलर विल्ट, वेस्कुलर विल्ट। आपकी जो वेस्कुलर विल्ट है ना, वो फंगल डिजीज है, तो कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पीशीज वेसन फैक्टम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीशीज वेसन फैक्टम। और जो एंथ्रेक्नोज है, एंथ्रेक्नोज का जो जीनस होता है वो होता है कोलेटोट्राइकुम, कोलेटोट्राइकुम गॉसिपाई, ठीक है। और ये था फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पैथोवार वेसन फैक्टम। इसके बाद एक आता है आपका एंगुलर लीफ स्पॉट, angular leaf spot. This is caused by Xanthomonas citri, Xanthomonas citri पैथोवार malvacearum, मालवेसी फैमिली है ना इसकी, तो malvacearum। देन इसमें कॉटन में रूट रॉट भी होती है, रूट रॉट कॉज्ड बाय, रूट रॉट हमेशा किससे होता है, राइजोक्टोनिया सोलानी से, ठीक है, लेकिन कॉटन में हो रहा है राइजोक्टोनिया बटाटिकोला से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके इंसेक्ट पेस्ट्स के बारे में, यहाँ पे बताऊंगी इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपका है अमेरिकन बॉलवॉर्म, अमेरिकन बॉलवॉर्म, क्या साइंटिफिक नेम है इसका, हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा। चलिए इसके इंसेक्ट पेस्ट मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे एक स्लाइड यहाँ पे, ठीक है। तो इंसेक्ट पेस्ट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए, इंसेक्ट पेस्ट्स, डिजीजेस मैंने आपको बता दी। तो पहला आता है आपका अमेरिकन बॉलवॉर्म, अमेरिकन बॉलवॉर्म, इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा, ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा। इसके बाद आता है आपका पिंक बॉलवॉर्म, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला। ये आपका ना एंटोमोलॉजी की भी तैयारी हो रही है साथ साथ में, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला, इनके सिम्टम्स हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर्म्स में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्पॉटेड बॉलवॉर्म, स्पॉटेड बॉलवॉर्म, तो इसका है एयरिस विटेला। देन कॉटन स्टेम विविल, स्टेम विविल, इसका साइंटिफिक नेम है आपका पेम्फेरुलस एफिनिस, पेम्फेरुलस
एफिनिस। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लीफ होपर। लीफ होपर का साइंटिफिक नेम है एमरेस्का बिगुटुला 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 बिगुटुला। देन एक इम्पॉर्टेंट आता है आपका रेड कॉटन बग। मैं सारे इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, सारे इम्पोर्टेंट है। रेड कॉटन बग, डिस्डेरकस सिंगुलेटस, डिस्डेरकस सिंगुलेटस। एक आती है आपकी वाइट फ्लाई, बेमिसिया टेबिसाई, वेरी इंपॉर्टेंट, बेमिसिया टेबिसाई। देन कॉटन एफिड आते हैं, एफिडिस एफिस गॉसिपाई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना। साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन होंगे। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एक भी नहीं है छोड़ने लायक। एक इसमें लीफ रोलर भी आता है, लीफ रोलर। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइलेप्टा डेरोगेटा, साइलेप्टा डेरोगेटा। ठीक है, ये ऐसे याद नहीं होते हैं, जब आप 3-4 बार पढ़ोगे ना इनको तब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सारा कॉटन के बारे में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब मैं कुछ बचा नहीं है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज। ठीक है, कॉटन के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर उसके आगे जूट क्रॉप है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सो अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ देसी कॉटन एंड अमेरिकन कॉटन इज। दोनों का पूछा है, तो देसी कॉटन का मैंने आपको बताया था 26, और अमेरिकन कॉटन का मैंने आपको बताया था इसका डबल, दैट इज 52। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। Cotton is popularly known as, very obvious answer, that is white gold. It is white in color and gold because this is a cash crop as well. मोटा पैसा इसे कमाया जाता है। ठीक है, आगे which country is considered the origin of cotton? Obviously it's India. Cotton length is measured by which instrument? Cotton length and maturity as well, that is measured by areolometer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कॉटन इज अ डैश टाइप ऑफ प्लांट। वी हैव स्टडीड इट इज अ फैकल्टेटिव शॉर्ट डे। मीन शॉर्ट डे को तो ये कर लेता है, शॉर्ट डे पे भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है, बट अगर लॉन्ग डे और न्यूट्रल डे लेंथ भी है तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। दैट इज व्हाट फैकल्टेटिव शॉर्ट डे इज कॉल्ड। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन कॉटन इज। So we have studied the type of germination in cotton is epigeal. अभी तक जितने हमने पढ़े थे उसमें हाइपोजियल थी, मींस बिलो सॉइल सरफेस, लेकिन अब जो हमने पढ़ी है दैट इज कॉटन में वो है एपिजियल, दैट इज अबव सॉइल सरफेस। आप यहाँ पे देख सकते हो एपिजियल में जो आपका कॉटलिडन है ये अबव द सॉइल सरफेस है, और जो हाइपोजियल है ना उसमें ये जो कॉटलिडन बन रहा है वो बिलो द सॉइल सरफेस है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। चलिए आगे। ऑयल कंटेंट इन कॉटन सीड रेंजेस बिटवीन, आंसर आ गया 15 to 25%। वी हैव स्टडीड इट बिफोर। सो कितना था? 15 to 25%। चलिए नेक्स्ट इज कॉटन सीड केक कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच NPK? मैंने अभी बताया था 6.5%, 3% एंड 2%। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज व्हाट कॉटन सीड इज नोन एज। ऐसा दिखता है आपका कॉटन सीड, मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है आपके लिए। ये ऐसा कॉटन सीड आपका दिखता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है और ये कॉटन के सीड से बनाया जाता है। चलिए, प्रिंसिपल पॉलिनेटर्स इन कॉटन आर हनी बीज। करेक्ट आंसर इज हनी बीज। कॉटन फाइबर डेवलप्स फ्रॉम व्हाट? कॉटन फाइबर कहाँ से डेवलप होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स ऑफ सीड कोट। जो सीड की कोट है, ये सीड है मान लीजिए, ठीक है, इस पे ये जो बाहरी परत है इसमें एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं इसमें।
ठीक है, इन्हीं एपिडर्मल सेल से कॉटन जो फाइबर है वो डेवलप होता है। चलिए, मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल ब्रांचेस इन कॉटन आर रिस्पेक्टिवली, मैंने बताया था सिम्पोडियल होती हैं जो फ्रूटिंग वाली होती हैं, और जो मोनोपोडियल होती हैं वो होती हैं लेटरल ब्रांचेस या फिर वेजिटेटिव ब्रांचेस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लेटरल वेजिटेटिव ब्रांचेस एंड फ्रूटिंग ब्रांचेस। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है आपके लिए, ये है आपकी मोनोपोडियल। ठीक है, ये वाली, ये वाली जो है ये मोनोपोडियल है क्योंकि इसमें फ्रूटिंग नहीं है। और ये जो है ना सिम्पोडियल, देखो इसमें डायरेक्ट फ्लावरिंग। अब इसमें ये वाली, इस वाली की अगर बात करेंगे तो ये सिम्पोडियल है, ये भी सिम्पोडियल है, ये भी सिम्पोडियल है, सिम्पोडियल है ये सारी। बस एक मोनोपोडियल यही है क्योंकि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, वेजिटेटिव ब्रांच है ये। और ये जो सिम्पोडियल है इसमें फ्रूटिंग हो रखी है, ये फ्रूटिंग हो रखी है इसमें। ठीक है, इसके अलावा और जब वो बैठ रहा है वो बस, बाकी और कुछ नहीं। ये टर्मिनल ग्रोथ है, टॉपिंग और निपिंग। टॉपिंग क्या बताया था, जब इस टर्मिनल ग्रोथ को यहाँ से आप कट कर दोगे ताकि सिम्पोडियल ब्रांचेस ग्रो कर पाए, उसको बोलते हैं टॉपिंग, और वो 80 to 90 डेज आफ्टर सोइंग की जाती है। चलिए, अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बड इन कॉटन इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज नोन एज स्क्वायर, पहले भी बताया था। सो यहाँ पे बता देते हैं आपको, ये है बॉल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बॉल। ठीक है, अब आपका ये है फ्लावर आ गया, आपका ये है राइपनिंग बॉल। सो दिस इज नोन एज स्क्वायर। ठीक है, चलिए, फाइबर क्वालिटी इन कॉटन इज जज्ड बाय व्हाट, इट इज जज्ड बाय द स्टेपल लेंथ एंड फाइबर फाइनेस, की फाइबर कितना फाइन है, उसकी लेंथ कितनी है, ग्रेड्स के बेसिस पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे फाइबर की क्वालिटी को जज किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द फाइननेस एंड मेच्योरिटी इन कॉटन? So the micronair, which is used to measure the fineness, कितनी फाइन है आपकी कॉटन और कितनी वो मेच्योर हुई है। ठीक है, दैट इज व्हाट मेजर्ड बाय माइक्रोनेर। ये इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोनेर, इससे मेजर किया जाता है। शॉर्ट स्टेपल ग्रेड ऑफ कॉटन फाइबर है स्टेपल लेंथ लेस देन 19 mm, क्योंकि 21 mm नहीं हो सकता, क्योंकि 20 जो मैंने पढ़ाया आपको 20 mm से कम पढ़ाया। ठीक है, 20 mm से कम क्या है, इट इज 19। अब इतना नहीं बताया कि कितना कम, सो 19 हम लगा देंगे। ठीक है, केमिकल डीलिंटिंग, अब डीलिंटिंग बताइए कौन से केमिकल से करते हैं हम कॉटन सीड की, तो इट इज कॉमनली डन बाय H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज व्हाट डीलिंटिंग इज कॉल्ड। क्या होता है, यहाँ पे अपने H2SO4 को ऐड किया, ठीक है, स्टर किया, उसके बाद वॉशिंग किया आपने वाटर के साथ। ठीक है, और उसके बाद जो सेपरेशन हो गई है, कुछ नीचे बैठ गए हैं कुछ ऊपर है, दिस इज व्हाट डीलिंटिंग इज कॉल्ड। सो द मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ कॉटन इन इंडिया, इट इज गॉसिपियम हिरसुतम। है तो ये अमेरिकन कॉटन, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा ये ही लगाई जाती है। Which cotton species is popularly called as desi cotton? देसी में हमने दो varieties पढ़ी थी, that is arboreum and herbaceum. Option number B is the correct answer. Which of the following has the highest oil content in seed? So the Indian cotton, यहाँ पे परसेंटेज ही दे रखी है, सामने पता चल रहा है ऑयल कंटेंट किसमें ज्यादा है। सो ऑयल कंटेंट जो आपका वो इंडियन कॉटन जो है, देसी कॉटन है, उसमें ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज से ही पता लग रहा है। तो minimum temperature required for cotton seed germination and vegetative growth. So 16 degrees Celsius is the minimum temperature required for germination and 21 to 27 degrees Celsius for vegetative growth. Which soil is considered the most suitable? That is the black soil. Obvious. Water requirement of cotton crop is about. ये हमने नहीं पढ़ा पीछे। वाटर रिक्वायरमेंट इसकी है 550 mm, ऑप्शन नंबर सी। देन अल्ट्रा नैरो रो स्पेसिंग हम पढ़ चुके हैं, दैट इज 19 into 19 सेंटीमीटर, यूएसए में डेवलप हुआ था ये मेथड। सोइंग टाइम ऑफ कॉटन इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया मैंने बताया था आपको, इट इज फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मे।
अप्रैल में आपका था इरिगेटेड, जून जुलाई था रेन फेड मतलब नॉन इरिगेटेड, सितंबर अक्टूबर आप तमिलनाडु में लगाते हो, और फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मे इन नॉर्थ इंडिया। देन इन तमिलनाडु आ गया यही क्वेश्चन, तमिलनाडु में कॉटन की सोइंग कब होती है? इट इज इन सितंबर अक्टूबर। चलिए, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड इज नोन एज जिनिंग। ये जिनिंग है, जब आप फाइबर को सेपरेट करते हो सीड से। चलिए, जनरल जिनिंग परसेंटेज रेंज इन कॉटन इज बेसिकली 33% है, तो यहाँ पे 33 किसके बीच में आ रहा है? 30 to 35 के बीच में। टॉपिंग इन कॉटन इज प्रैक्टिस्ड इन 80 to 90 days after sowing at 1 to 1.2 meter height। चलिए, नेक्स्ट इज ये है टॉपिंग, जब ऊपर का पार्ट आपने काट दिया, यहाँ से ये वाला पार्ट आपने काट दिया ना, दैट इज टॉपिंग, ताकि इनकी ग्रोथ हो सके अच्छे से। चलिए, तिरक इन कॉटन इज मेनली एसोसिएटेड विद, मैंने बताया था या तो सलाइन सॉइल होएंगी, या फिर लो नाइट्रोजन कंटेंट, हाई टैनिन कंटेंट, या वाटर स्ट्रेस होएगा, तो तिरक बॉल हो जाती है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड कॉटन वेराइटीज इंक्लूड, इंटर स्पेसिफिक में आपकी आती है वारालक्ष्मी DCH32, HB224, DHB105। सविता और सूर्य आपकी है इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। H4 भी आपकी इंट्रा स्पेसिफिक है, H6 भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रा स्पेसिफिक? यहाँ पे पूछा है कि इंट्रा स्पेसिफिक नहीं है, सो H4 तो है इंट्रा स्पेसिफिक, H6 भी है इंट्रा स्पेसिफिक, सूर्या भी इंटर स्पेसिफिक, वारालक्ष्मी जो है वो इंटर स्पेसिफिक है। देन नेपीनेस इन कॉटन रेफर्स टू नोटिंग ऑफ फाइबर ड्यू टू इरेगुलर थिकनेस। नोटिंग हो जाती है, ये देखिए यहाँ पे नोटिंग हो गई है, ऐसे थ्रेड जो है वो ऐसे इकट्ठा हो गया है, ऐसे फाइबर की लेंथ भी कम होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेपीनेस। Which plant growth regulators are used in cotton management to prevent excessive terminal growth? एक्सेसिव टर्मिनल ग्रोथ को देखो रोकना हमारा एम तो होता है, क्योंकि हम टॉपिंग करते हैं 80-90 दिन के बाद सोइंग के, है ना। तो उस टर्मिनल ग्रोथ को रोकने के लिए भी हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज करते हैं। तो वो कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं? दे आर प्लानोफिक्स जो कि यूज होते हैं, और साइकोसेल। एंगुलर लीफ स्पॉट और ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय, हमने पढ़ा था एंगुलर लीफ स्पॉट, इसको हम ब्लैक आर्म डिजीज भी बोलते हैं। तो इसको कौन करता है? जेंथोमोनास सिट्री पैथोवार मालवे शेयरम, ठीक है। चलिए, वेस्कुलर विल्ट इन कॉटन इज कॉज्ड बाय, वेस्कुलर विल्ट कौन करता है? इट इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पैथोवार वेसिन फैक्टम, वेस्कुलर विल्ट। सो एंथ्रेक्नोज मैंने पढ़ा था, इसका जीनस होता है कोलेटोट्राइकम गॉसिपाई, सो इट कॉजेज एंथ्रेक्नोज डिजीज। Now the main questions, the main symptoms of the insect pests. A pest of cotton whose larvae bore into squares, flowers and bolls, causing shedding of fruit bodies and rotting of partially open bolls due to fungal invasion। ठीक है, कॉटन में क्या हो रहा है कि जो कॉटन जो लार्वा है इस इंसेक्ट पेस्ट का, वो लार्वा स्क्वायर के अंदर चला जाता है, फ्लावर के अंदर चला जाता है, बोल्स के अंदर चला जाता है, और जो फ्रूटिंग बॉडीज है उनकी वो गिर जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो पार्शली ओपन बोल्स होती हैं, जो आधी खुली हुई है और आधी बंद है, उनकी रॉटिंग हो जाती है, सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और फंगल इन्वेजन की वजह से होता है। दिस इज कॉज्ड बाय हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा। हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा का जो लार्वा है वो फ्लावर में भी एंटर कर जाता है, बॉल में भी एंटर कर जाएगा, और स्क्वायर्स में भी एंटर कर जाता है, और शेडिंग करवा देता है ये बॉल्स की। तो दिस इज कॉज्ड बाय हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा। Now a lepidopteran pest of cotton that bores into unopened bolls, उसमें था हेलिकोवर्पा में था पार्शली ओपन बोल्स में, है ना, इसमें अनओपन, वो बॉल ओपन हुआ ही नहीं है। फीड्स ऑन डेवलपिंग सीड्स, जो सीड डेवलप हो रहा है उस पर फीड करेगा, एंड लीव्स रोजेटेड फ्लावर्स, इसको रोजेट फ्लावर सिम्टम्स भी बोलेंगे। सो दिस इज कॉज्ड बाय पैक्टिनोफोरा गॉसिपियला, दैट इज पिंक बॉल वर्म। इसमें दो चीजें याद रखना, रोजेट फॉर्मेशन कौन करता है? पिंक बॉल वर्म, ठीक है।
और इसमें अनओपन बोल्स पे ही अटैक करेगा। ठीक है, चलिए। अ पेस्ट ऑफ कॉटन वेयर लार्वे टनल इनसाइड टेंडर शूट्स एंड बोल्स causing drying of shoots, that is dead heart and premature ball drop। अभी वो बॉल को डेवलप भी नहीं होने देगा, ठीक है, वो पहले ही गिर जाएगा। और इसमें डेड हार्ट कॉज होता है, ये मेन याद रखना, डेड हार्ट सिम्टम्स। ठीक है, तो दिस इज कॉज्ड बाय स्पॉटेड बॉलवर्म, दैट इज यारिस विटेला, या इसका एक और स्पीशीज है दैट इज यारिस इंसुलेना। Then, a sucking pest of cotton which injects toxic saliva into leaves। एक ऐसा पेस्ट जो कि एक सलाइवा को रिलीज कर रहा है लीव्स में, येलोइंग कर रहा है, कर्लिंग कर रहा है एंड रेडनिंग कर रहा है लीफ मार्जिन्स की, इसको हॉपर बर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हॉपर बर्न। सो दिस इज कॉज्ड बाय एमरेस्का बिगुटुला दैट इज कॉटन एफिड या कॉटन जेसिड। ठीक है, जब आपका रेडनिंग हो रही है लीफ मार्जिन्स की या हॉपर बर्न हो रहा है, सो दिस इज कॉज्ड बाय cotton gessid, that is Amarasca bigutula. Then a pest of cotton that sucks phloem sap and also act as a vector of cotton leaf curl virus, leading to the downward curling and vein thickening of leaves। जब भी आपका कर्लिंग आ जाता है, ठीक है, तो उसमें विदाउट एनी डाउट सीधे आंसर लगा देना व्हाइट फ्लाई। डाउनवर्ड कर्लिंग आ गया ना, सीधे व्हाइट फ्लाई, बेमिसिया टेबेसाई। चलिए, इन कॉटन फील्ड्स रेडनिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ यंग बोल्स एंड appearance of larvae, scrapping leaf lamina in gregarious manner। यही इंपॉर्टेंट है, gregarious manner आंसर शो हो गया। इट इज पोडोप्टरा लेटोरा दैट इज टोबैको कैटर पिलर। ये क्या करता है? ग्रिगेरियस मैनर में अटैक करेगा और जो रेडनिंग हो जाती है लीव्स की, यंग बॉल्स गिर जाते हैं, लार्वे ने स्क्रैप किया होता है लीव्स को, ठीक है, और ग्रिगेरियस मैनर में एक साथ बहुत सारे अटैक करते हैं, दैट इज पोडोप्टरा लेटोरा, दैट इज टोबैको कैटरपिलर। A cotton pest that feeds on developing seeds inside partially open bolls stains the lint with excreta and is called the red cotton bug। That belongs to red cotton bug का scientific name बताना है, so its scientific name is Distercus cingulatus। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक तो स्टेन करता है लिंट को एक्सक्रीटा के साथ, ठीक है, पार्शली ओपन बोल्स पे अटैक करेगा। ठीक है, चलिए। Knots and shriveled seeds inside cotton bolls are often found when this sucking pest feeds in groups on developing seeds, causing lint staining and reduces oil content in cotton seed, is scientifically identified as dusky cotton bug। इसमें आपने पढ़ा कि एक तो ग्रुप में अटैक कर रहा है, दूसरा लिंट को स्टेन करना है, ये तो आपका रेड कॉटन बग भी कर रहा था। बट जब ऑयल कंटेंट को भी रिड्यूस कर रहा है कॉटन सीड के, तो आपका आ जाएगा डस्की कॉटन बग। जब आपका ऑयल कंटेंट भी रिड्यूस हो रहा है रेडनिंग के साथ साथ और लिंट स्टेनिंग के साथ साथ। चलिए, नेक्स्ट इज इन कॉटन सिल्वरी वाइट स्ट्रीक्स ऑन अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, कर्लिंग, क्रिंकलिंग एंड reduction in photosynthesis are characteristic symptoms caused by। तो इसमें भी सीधे ही सिल्वर कलर की वाइट स्ट्रिक्स कौन बनाती है? थ्रिप्स। तो थ्रिप्स टेबिसाई, इनको कॉटन थ्रिप्स बोलते हैं। तो चलिए, आपका कॉटन जो है वो खत्म हो चुका है। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सारा कुछ जितना भी कॉटन में आता है वो सारा कुछ पढ़ा दूं, और मैंने पढ़ा भी दिया है सारा कुछ इम्पोर्टेंट। इसके बाद आपका आता है जूट। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये भी, तो इसको भी हम पढ़ ही लेंगे, मैं छोड़ूंगे नहीं इसको आज के लिए। ठीक है, सो जूट इज नोन एज कॉर्कोरस स्पीशीज। ठीक है, फैमिली इसकी अलग है, दैट इज टिलिएसी। कॉटन की हमने पढ़ी थी मालवेसी, ठीक है, और वो था गॉसिपियम स्पीशीज, ये है कॉर्कोरस स्पीशीज। अब इसमें भी दो टाइप्स आती हैं, एक आपका आता है कैप्सुलरिस और एक आता है आपका ओलिटोरियस। ठीक है, कैप्सुलरिस और ओलिटोरियस।
ठीक है, क्रोमोसोम नंबर आपका जो जूट का है दैट इज 2n=14 है। 14 हमने काफी सारी क्रॉप्स का पढ़ा है, जैसे कि बार्ले का और पर्ल मिलेट का भी 2n=14 ही था। ठीक है, तो 14 इज अ लकी नंबर। आई थिंक जूट का भी यही है, और इसका भी ओरिजिन इंडिया ही है, कॉटन की तरह कॉटन का भी ओरिजिन इंडिया ही था। सो कैप्सुलरिस और ओलिटोरियस। ठीक है, अब कैप्सुलरिस को आप क्या कहते हो? इसको वाइट जूट भी बोलते हो आप, वाइट कलर का जूट। और इसको एक और चीज बोलते हो, टीटा। ठीक है, और जो आपका ओलिटोरियस है दैट इज नोन एज मीठा पेक्ट या फिर टोसा। ठीक है, ये दो टर्म्स याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हैं। ज्यादातर जो है वो कैप्सुलरी से लगाया जा रहा है। ठीक है, 70% जो एरिया है दैट इज कवर्ड बाय कैप्सुलरिस स्पीशीज। ऑलिटोरियस नहीं इतना लगाया जाता है। ठीक है, अब जूट जो है उसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज आपने पढ़ी होगी 34 डिग्री। इसके लिए जब रेटिंग करते हैं उसका भी 34 डिग्री सेल्सियस इज अ गुड टेम्परेचर। सो यही एक बेसिक टेम्परेचर जो आपको याद रखना है। अब इसके लिए जो सॉइल है, लगभग सारी सॉइल अच्छी होती है, क्ले भी चलती है, सैंडी भी चलती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए लेटराइट सॉइल अच्छी नहीं है, एक्सेप्शन है ये। लेटराइट सॉइल इज नॉट, लेटराइट सॉइल और ग्रेवल वाली सॉइल इज नॉट गुड फॉर जूट प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो कैप्सुलरिस स्पीशीज है उसका सोइंग टाइम कब का है? तो कैप्सुलरिस को आप लगाते हो मार्च अप्रैल में। ठीक है, और ओलिटोरियस को आप लगाओगे अप्रैल मई में। ये यहाँ पे नहीं होता, नॉर्थ साइड में नहीं होता, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में होता है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, आपका असम, अरुणाचल, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन पे जूट होता है। ठीक है, तो बता दिया मैंने, मार्च अप्रैल आपका आ गया कैप्सुलरिस के लिए, ओलिटोरियस के लिए आपका आ गया अप्रैल मई। अब इसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिंग। तो कैप्सुलरिस की स्पेसिंग है आपकी 25 × 5 सेंटीमीटर्स, और जो ओलिटोरियस है उसकी है 30 × 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, देन इसके बाद हम चलेंगे, कुछ इसमें ना इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं। ठीक है, वो वाली टर्म्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपकी आ गई, सबसे पहले आता है आपका स्टीपिंग। इसको सोकिंग भी बोलते हैं। अब सोकिंग का मतलब, सॉरी, सोकिंग का मतलब क्या होता है? सोक करना किसी चीज को, मतलब पानी में रखना, पानी में डुबाना, दैट इज नोन एज सोकिंग। सो स्टीपिंग क्या होता है कि जब आपने जूट को हार्वेस्ट कर दिया प्लांट में से, ठीक है, मान लो आपने उसको हार्वेस्ट कर लिया, जूट से कटाई कर ली है, उसके बाद आप क्या करते हो, 2-4 दिन के लिए उसको वहीं पे रहने देते हो, शेक करते हो ताकि उसकी जो लीव्स हैं वो गिर जाएं। मेन याद रख लेना इसमें, शेडिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, और ये 3 दिन में, मतलब 3 दिन के लिए आपका जो है सोकिंग की जाती है या फिर स्टीपिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद जब आप लीव्स उसकी गिर जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है, उनको एक बंडल्स में बांध दिया जाता है, जैसे ऐसे आपका जूट होता है। ठीक है, ऐसे इसमें लीव्स है, मान लो ये लीव्स हैं इसकी। ठीक है, अब 3 दिन के लिए इसको आप कहीं रख रहे हो, इसकी शेकिंग करोगे तो ये लीव्स झड़ जाएंगी, ये ऐसे बंडल्स रह जाएंगे। तो अब इनको क्या करोगे, एक साथ रख दोगे बंडल में, मान लो ये आपने ऐसे बांध दिया एक बंडल बना करके। ठीक है, ये बांध दिया आपने बंडल्स डिफरेंट बना करके। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टीपिंग या सोकिंग। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो रेटिंग क्या होता है? ये एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमेशा याद रखना, रेटिंग क्या है? माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक तो रेटिंग में फाइबर जो है आपका कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्लोएम से। ठीक है, कहाँ से? फ्लोएम से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें अब जो ये बंडल आपने यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, इन बंडल्स को आप किसी भी पानी के टैंक में लेके जाओगे। ठीक है, या फिर पानी वाला तालाब है कोई, वहां पे लेके जाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा, उसमें डाल दोगे आप पानी में। इससे क्या होगा कि जो फाइबर है वो
लूज हो जाएगा और जो स्टॉक है उससे सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। पानी में अगर किसी भी चीज को आप रखते हो ना तो वो लूज हो जाती है, उसको इजी होता है साफ करना, उसको इजी होता है निकालना। ठीक है, तो वही आप रेटिंग में करते हो जूट के साथ। ठीक है, अब बंडल्स आर स्टीप्ड इन वाटर। अब बंडल्स को आप लगभग लगभग कितनी डेप्थ तक रखते हो, 60 to 100 सेंटीमीटर की डेप्थ तक पानी होना चाहिए, उतना आप रखते हो। और रेटिंग के लिए जो आपको टाइम चाहिए दैट इज 8 to 30 days। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सोइंग टाइम। ठीक है, 8 से 30 दिन के लिए आप उन बंडल्स को पानी में रखोगे ताकि वो जो लूज हो जाएं और उनमें से उस फाइबर को आसानी से निकाला जा सके। ठीक है, सो 8 से 30 दिन तक आप रखते हैं। रेटिंग का टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही रेटिंग होती है। इसके बाद आप करोगे स्ट्रिपिंग। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं काफी जूट की, इनको ध्यान से पढ़ लेना। स्ट्रिपिंग होता है कि अब वो जो स्टॉक है उसमें से फाइबर को निकालना। ठीक है, अब रेटिंग हो गया, वो लूज हो गया। अब आप उस फाइबर को उसमें से निकालोगे। वो ऐसा तो नहीं है ना कि लूज तो हो गया लेकिन ऐसा तो नहीं है कि खुद ही वो छूट जाएगा उस स्टॉक में से, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट स्ट्रिपिंग इज कॉल्ड। ठीक है, इसको अब आ गया आपका रिबनिंग। अब रिबनिंग क्या है? सो रिबनिंग होता है, ये ज्यादातर आपका रिबनिंग जो है ना वो इंडिया में यूज नहीं होती है, ये ज्यादातर चाइना और ताइवान में यूज होता है। रिबनिंग रिबनिंग ठीक है, तो होता क्या है ये कि अब जो आपने जो बाक है ना जिसमें से आपने जूट को निकाल लिया है, ठीक है, वो जो पील्ड आउट रो बाक है जिसको आपने ग्रीन प्लांट से निकाला है, उसको आप एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना, मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा हाँ, चलिए, आई होप आपको आवाज सही आ रही होगी। ठीक है, तो रिबनिंग क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है जो ग्रीन प्लांट है आपका उसमें से आप बाग को पील आउट कर लेते हो। ठीक है, और जैसे ही आप हार्वेस्ट कर लेते हो उसके बाद जो बंडल्स आपके बने होते हैं, ठीक है, रिबन के जो बंडल बने होते हैं उनकी रेटिंग करते हो। मतलब आपने पहले ही उसमें से आपने ग्रीन बाग में ग्रीन प्लांट में से रॉ बाग को निकाल लिया। अब उसके आप रिबन्स बनाओगे और उन रिबन्स की आप रेटिंग करोगे। ठीक है, वो होती है आपकी रिबनिंग। लेकिन ये प्रोसेस इंडिया में यूज नहीं किया जाता है, ये प्रोसेस चाइना और ताइवान में यूज किया जाता है। चलिए, इसके बाद आपका आता है कुछ हार्वेस्टिंग टर्म्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको फाइबर चाहिए जूट में से, तो जूट को आप कब हार्वेस्ट करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप हार्वेस्ट करोगे उसको बिफोर फ्लावरिंग, उसमें फ्लावरिंग नहीं होने दोगे, उसे पहले ही आप हार्वेस्ट कर लोगे अगर आपको जूट चाहिए, अगर आपको रेशा चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक स्मॉल पॉड फॉर्मेशन टर्म आती है, उसी टाइम पे आपको हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, वो एक बेस्ट टाइम होता है। और ये क्रॉप जो है वो होती है जून से लेके अक्टूबर तक। ठीक है, जून से लेके अक्टूबर तक इसका टाइम होता है। ठीक है, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दिए हैं, बाकी जो कुछ बच गया होगा वो क्वेश्चन फॉर्म्स में हम आगे पढ़ेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस के लिए। जूट बहुत छोटी क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है और बहुत इजी क्रॉप है। चलिए, so which of the following correctly matches the scientific name and family of the two main types of cultivated jutes? ठीक है, तो आपको फैमिली से ही पता लग जाना चाहिए, ऐसी फैमिली होती है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, Corchorus capsularis, Corchorus olitorius। 2n इज इक्वल टू 14 इसका क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, इसका है 25 × 5 और ये है 35 × 5 सेंटीमीटर इसका स्पेसिंग है, 30 सॉरी 30। चलिए, what is the chromosome number? Obviously 2n equal to 14। which of the following jute varieties is known as white jute or tita? तो ये होता है आपका capsularis। ठीक है, what is the optimum temperature for rating? It is 34 डिग्री सेल्सियस।
Which type of soil is not suitable for jute crop? So लेटराइट और ग्रेवल सॉइल हमने पढ़ी थी कि अच्छी नहीं होती हैं. What is the recommended sowing time for Corchorus capsularis? So कैप्सुलरिस को आप लगाते हो मार्च अप्रैल में और अप्रैल मई में आप लगाते हो ओलिटोरियस को. So what is the spacing recommended for capsularis जिसको white jute भी बोलते हैं? तो spacing is 25 into 5. I am so sorry. कैप्सुलरिस और जो वाइट जूट है आपका है 30 into 5 सेंटीमीटर. शायद हमने पीछे कुछ और पढ़ लिया. वेट. सो आप याद रखना, यहाँ पे अगर मुझसे पीछे मिस्टेक अगर हुई होगी तो मुझे माफ करना. कैप्सुलरिस का आपका है 30 into 5 सेंटीमीटर्स और ओलिटोरियस जो है आपका उसका है आपका ओलिटोरियस का 25 into 5 सेंटीमीटर्स. ये याद रख लेना. अगर मैंने पीछे गलत बोला होगा तो देख लेना एक बार. व्हाट इज डन आफ्टर 2 to 4 days ऑफ जूट हार्वेस्टिंग? तो 2 से 4 दिन तक आप क्या करते हो, बंडल्स बना के उसको रख देते हो ताकि उसकी लीव्स शेड हो सकें. सो प्लांट्स आर शेकन फॉर लीफ शेडिंग एंड टाइड इन बंडल्स. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर फ्रॉम जूट स्टॉक इज कॉल्ड? जब आप जूट निकाल रहे हो फाइबर में से उसको क्या बोलोगे? इट इज कॉल्ड एज रेटिंग. जिनिंग तो कॉटन में होती है ना. रेटिंग इज अ डैश प्रोसेस. व्हाट? इट इज माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं. फ्रॉम विच प्लांट टिश्यू इज जूट फाइबर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रेटिंग? मैंने बताया था फ्लोएम से मिलता है. So what is the ideal water depth for steeping jute bundles during retting? So it will be 60 to 100 centimeters. How long does the retting process usually take? It takes up to 80 to 30 days. What is the process of removing fibers from stalks after retting is called? रेटिंग के बाद में जब आप फाइबर को स्टॉक से अलग करते हो उसको आप बोलते हो स्ट्रिपिंग. Then what is ribboning in jute fiber extraction? It is a mechanical peeling method used in India. Is it? Or removing raw bark from green plant? Ribboning in jute fiber extraction क्या होता है? It is a removing of raw bark from green plant. In which countries is ribboning common? It is common in China and Taiwan. It is not basically used in India. What is the ideal stage of jute harvesting for fiber production? It is before flowering. So what is the plant height typically harvested for jute? Plant की height कितनी होनी चाहिए जब आप harvesting करते हो? It is 8 to 12 feet. So thank you very much. This was the last question of the series. हमने आज काफी देर पढ़ाई करी है. That is cotton and jute. बहुत main crops हमने आज cover करी हैं. So I hope you are watching my videos and gaining a more and more knowledge. So what is my aim? I do not like to interrupt in between videos to say that please students subscribe to my channel, please students like my videos, please students do comments, because this wastes your time and this wastes my time as well. So I try not to interrupt in between the video. So in last I just want to say that please do like, share and subscribe to my channel. Do comment if you have any doubts. So here I have added a quote, that is push harder than yesterday if you want a different tomorrow. ठीक है. इट इज़ अ वेरी बेसिक कॉट. आज मेहनत करोगे तो कल उसका फल मिलेगा. सो इसी के साथ अलविदा कहती हूँ. बाय बाय, टेक केयर. कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ. सो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.